हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि इसके कारण क्या थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण क्या थे इसके, और इसके जो भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछाते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मगर इसके बारे में पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे कि क्यों, कौन कौन से कारण थे इसके होने के, किस किस चरण में हुए। तो ये चीज़ें सब हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसमें भू राजस्व के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से किसानों को आक्रोश में बदला गया था। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति के। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण कि इसके राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं इस क्रांति के। देखिए, एक राइटर थे ली वार्नर, उनकी बुक थी द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखेंगे कि ली वार्नर की बुक का नाम क्या था, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत में जो 1857 की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने भारत में जो है इसके राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया था। इन्होंने बताया था क्या कि 1857 की क्रांति शुरू होने के 3 विकास के चरण थे, मतलब 3 चरणों में ये इसका विकास हुआ था राजनीतिक कारण का। तो पहला कौन सा था, कंपनी का भारतीय रियासतों के समकक्ष आना। देखिए, पहले क्या हुआ कि कंपनी जो है भारतीय रियासतों के समकक्ष आ गई। मतलब क्या कि जो अंग्रेज की कंपनी थी उनकी वैल्यू क्या हो गई कि जो भारत के रियासत थे उनके बराबरी हो गई। तब उन्होंने क्या किया, परेशान करना शुरू कर दिया। 1740 से 1764 तक ये दौर चला, प्लासी और बक्सर युद्ध। प्लासी 1757 और 1764 में बक्सर युद्ध जो हुआ था, इसमें क्या की गई थी कि लोगों को पेंशन बंद कर दिए गए थे, पेंशन देना बंद कर दिया गया था। ठीक, दूसरा कारण क्या होता है, अधीनस्थ घेरे की नीति। देखिए, उन्होंने क्या किया कि घेरा बनाया। ठीक, कैसे, दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था, अधीनस्थ घेरे की नीति। 1765 से 1815 तक देखिए बफर स्टेट बनाना शुरू किया। बफर स्टेट क्या होते हैं, जैसे कि मान लिया कि आप अंग्रेजों को बंगाल को जीतना था। ठीक, बंगाल को जीतना है क्योंकि बंगाल एक क्या है, शक्तिशाली राज्य था। तो वो क्या करते थे, अधीनस्थ उसको घेरा करते थे। घेरा मतलब कि अगर इस तरह मान लिया यूपी है, अवध है, ये बिहार है, ये इस तरफ राजस्थान है, इस तरह से देखते हैं तो पहले क्या करेंगे, इन चारों से क्या करेंगे, दोस्ती कर लेंगे। वो उन चारों राज्यों से क्या करेंगे, दोस्ती कर लेंगे, सहायक संधियां कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको उस राज्य को चारों तरफ से घेर लेंगे। जैसे बंगाल को जितना तो उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। तो ये चीज़ थी इनकी खासियत कि वो क्या करते थे, उसके आस पड़ोस के जो राज्य होते थे उनके साथ सहायक संधि कर लेते थे और उसके बाद उस पर हमला कर देते थे। ठीक, जिससे उससे क्या करते थे, आसानी से जीत लेते थे, मिला लेते थे अपने राज्य में। ठीक, अब देखिए बात करते हैं सहायक संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सहायक संधि से। तो सहायक संधि के जनक कौन है, पूछा था, बहुत बार पूछा था। सहायक संधि के जनक कौन है, लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे, सहायक संधि के जनक कौन है, लॉर्ड वेलेजली। अब देखिए क्वेश्चन कई बार आया कि सबसे पहले किसने सहायक संधि स्वीकार की, फिर सबसे, तो इस तरीके से क्रम कभी कभार पूछा था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाले कौन थे। तो देखिए एक क्रम से हम बताते जा रहे हैं, आप लोग याद रखना कि सहायक संधि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया, हैदराबाद के निजाम ने। ठीक, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की। इन्होंने 2 बार स्वीकार की, पहला 1798 में, दूसरा 1800 में। 2 बार सहायक संधियां स्वीकार की थी। तो याद कर लेंगे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम। दूसरे नंबर पे कौन थे, मैसूर के 1799 में। तीसरे पे थे तंजौर, अक्टूबर 1799 में ही। ठीक है, चौथे थे अवध के नवाब 1801 में। पांचवें थे पूना के पेशवा जो कि 1802 में। फिर छठे थे भोसले, ये भी भोसले किस वंश के थे, शाहजी, जो शिवाजी थे ये इसी वंश के थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो उन्होंने भी, उनके वंश ने भी 1803 में दिसंबर में इस सहायक संधि का स्वीकृति करी थी अपने में आप में। ठीक, अगले थे सिंधिया, इन्होंने फरवरी 1804 में सहायक संधि स्वीकारी थी। अब देखिए एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना कि कौन से, किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, सहायक संधि नहीं की थी, किन्होंने, होलकरों ने। इन्होंने सहायक संधि नहीं की थी, ये इंदौर के पास पड़ता। तो याद रखेंगे होलकरों ने, ये भी मराठा वंश के थे होलकर, इन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की, सहायक संधि नहीं की थी। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि सहायक संधि जनक कौन है और सबसे पहले किसने स्वीकारी। तो हैदराबाद निजाम सबसे पहले स्वीकारी और जनक लॉर्ड वेलेजली। और किसने नहीं स्वीकारी, होलकरों ने। होलकर मराठा थे, होलकर। ठीक है, तीसरी उनकी नीति क्या थी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जिसे हम हड़प नीति बोलते हैं।
सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई को भी इस तरह से मिलाया गया था, उनका राज्य हड़प लेना। ठीक, इसमें क्या होता था, रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया। ठीक, इसके जनक कौन थे, हड़प नीति जनक कौन थे, अधीनस्थ प्रतिकरण के जनक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इससे क्या हुआ कि लोगों में रोष व्याप्त हुआ राजनीतिक कारण से, जिससे क्या हुआ, वो 1857 की क्रांति में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इसको हम अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, 1857 जो अधीनस्थ प्रतिकरण की नीति, हड़प नीति को अन्य नाम से किस तरह जानते हैं, तो इसको कहते हैं व्यवगत सिद्धांत, क्या क्या बोल सकते हैं, व्यवगत सिद्धांत, विलय सिद्धांत, हड़प की नीति। ठीक, व्यवगत सिद्धांत, विलय सिद्धांत और हड़प की नीति। ठीक, इसके जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे ये होती क्या थी, तो इसके बारे में देखते हैं कि यदि कोई सुरक्षा प्राप्त रियासत का राजा बिना संतान के मरता है तो वो अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। देखिए, जैसे मान लिया कि कोई राजा है, उससे कोई संतान नहीं है, उससे कोई पुत्र नहीं है, और वो मर जाता है, तो क्या करते थे लोग कि पुत्र ना होने पर वो दत्तक पुत्र लेते थे, गोद ले लेते थे, तो उसे वो अधिकार नहीं दिया जाएगा, उसे राजा घोषित नहीं किया जाएगा। तो उसका जो होगा, जिसके पास कोई मतलब कोई संतान नहीं थी, उसका राजपाट किसमें, अंग्रेजी हुकूमत में मिला दिया जाएगा। तो वो सिस्टम था। ठीक, तो इस देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि हड़प नीति थी उसके जनक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना। अब देखिए हम देखते हैं कौन किसको इसके तहत हड़पा गया था। ठीक, तो सबसे पहले सतारा को महाराष्ट्र में 1848 में। याद रखना कि प्रथम राज्य जो हड़प नीति का शिकार हुआ था कौन सा था, सतारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका। सतारा क्या है कि पहली बार सबसे पहले सतारा ही हड़प नीति स्वीकार की गई थी, मतलब हड़प नीति के तहत इसको हड़पा गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। दूसरा जैतपुर बुंदेलखंड में पड़ता है ये 1849 में। तीसरा है संबलपुर उड़ीसा में 1849 में। चौथा है बघाट 1850 में। पांचवा है उदयपुर 1852 में। और छठा है झांसी। देखिए झांसी रानी लक्ष्मीबाई इनके बारे में पढ़ा भी होगा हम लोगों ने। ठीक है, कि इनके पुत्र नहीं था तो दत्तक पुत्र लेके ये लड़ती हैं। ठीक, अगला है नागपुर, तो नागपुर 1854 में। ठीक, तो याद रखेंगे, एक क्रम से याद रख सकते हैं, मगर अगर नहीं याद कर सकते तो केवल और केवल पहला याद कर लेना कि सतारा क्या था, पहला राज्य था जिन्होंने हड़प नीति जिनके ऊपर हड़प नीति लगाई गई थी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ये आपके हो गए थे राजनीतिक कारण। ठीक, हमने राजनीतिक कारण पढ़ लिया। ठीक, अब देखिए कुछ इनके कथन भी थे, कथन देखते हैं। जैसे डलहौजी ने क्या कहा था, लॉर्ड डलहौजी का कथन क्या था कि अंतिम मुगल सम्राट को लाल किला खाली करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया था, धमकी दी थी इसको, बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल सम्राट थे, उनसे कहा गया था कि अंतिम मुगल सम्राट लाल किला खाली करेगा। ये किसका कथन था, लॉर्ड डलहौजी का। देखिए कैनिंग ने कहा था, क्या कहा था, कैनिंग ने कहा था बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट होगा। इन्होंने भी कहा, और वो हुआ भी था कि बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था भी। अब देखिए एक आजमगढ़ घोषणा हुआ था अगस्त 1857 में, किसके द्वारा, बहादुर शाह जफर द्वारा। उन्होंने क्या कहा था बहादुर शाह जफर ने आजमगढ़ घोषणा में कि भारत के प्रत्येक वर्ग से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमें सभी वर्ग के लोग हमें सहायता करो, हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करेंगे, जंग छेड़ेंगे, इसलिए कही गई थी। ठीक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण सबसे अच्छा इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक प्रमुख विज्ञान के जानकार थे जॉन सुलिवन। ठीक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अंग्रेजों के बारे में। उन्होंने कहा था क्या कि ब्रिटिश प्रणाली स्पंज की भांति कार्य करती है, जो गंगा के किनारे से अच्छी चीजें सोकर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने बताया कि क्या कि यहाँ का धन उठाकर वो अंग्रेज कहाँ ले जाते हैं, अपने इंग्लैंड ले जाते हैं। ठीक, इसका मतलब वही हुआ कि देखिए कि गंगा किनारे की जो अच्छी चीजें हैं उनको सोख कर कहाँ, टेम्स नदी कहाँ है, इंग्लैंड में ही तो है। ठीक, तो वहाँ निचोड़ देते हैं। ये किसका कथन है, जॉन सुलिवन द्वारा कहा गया। ठीक, अब देखिए पहला कारण क्या है कि भू राजस्व व्यवस्था। देखिए भू राजस्व व्यवस्था से बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हम पढ़ाने जा रहे हैं। भू राजस्व, इसमें जितनी भी प्रथाएं हैं सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो याद रखेंगे। पहला देते हैं इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या होती है, फार्मिंग सिस्टम। देखिए ये क्या होती है, भूमि की लगान वसूलने के लिए ठेके पर देना। जैसे मान लिया कि पहले क्या होता है, अंग्रेज वसूलते थे, मगर अंग्रेज न वसूल कर वो क्या करते थे, ठेके पे, मतलब कि संविदा पे उठा दिए, बोली लगाई गई और ठेके पे दे दिया गया कि भैया आप वसूल के हमें इसका कर दो। ठीक, तो इस तरीके से
शुरू किया गया। तो इसके जनक कौन से थे? वारेन हेस्टिंग 1772। ठीक, शुरुआत में इसे 5 साल के लिए, देखिए सबसे पहले इसे कब लागू किया गया? शुरुआत में 5 साल के लिए होता था ये जो ठेका उठते थे, उसके बाद 1-1 साल के लिए कर दिए गए थे। ठीक, तो याद रखेंगे इजारेदारी प्रथा के जनक कौन है? तो वारेन हेस्टिंग। दूसरा था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त इसको क्या क्या बोलते थे? स्तंभदारी जमींदारी बंदोबस्त के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, स्तंभदारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, और मालगुजारी के नाम से इसको जाना जाता था। याद रखेंगे, मालगुजारी, जमींदारी, स्तंभदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब इसके जनक अगर पूछते हैं, देखिए इसे लागू कब किया गया? तो लागू 1790 में से किया गया। 1790 में से लागू किया गया। किसके द्वारा? जॉन शोर व जेम्स ग्रांट के द्वारा। ठीक, जॉन शोर एवं जेम्स ग्रांट के द्वारा इसे लागू किया गया। देखिए गवर्नर कौन थे उस समय? गवर्नर कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। जिस टाइम ये लागू किया गया, कौन से गवर्नर थे? कॉर्नवालिस। अच्छा, इसमें होता क्या था? ये स्थायी बंदोबस्त थी क्या? कैसी प्रथा थी? तो याद करेंगे कि देखिए भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाता था। जो भी अगर भूमि का स्वामी है वो किसको माना जाएगा? जमींदार को। जमींदार इस प्रथा में बहुत शक्तिशाली हो गया। देखिए कहा क्या गया कि जैसे कि मान लिया कि भूमि है, उसको मेन मालिक किसको मान लिया? जमींदार। जमींदार नियुक्त कर देगा, भैया आप जमींदार हो यहाँ के। मान लिया हर एक जिले का या गांव का एक जमींदार नियुक्त किया गया। उससे कहा गया भैया आप कर वसूलो और हमें दो। तो उसमें क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ कि जमींदारों ने बहुत लूटा, क्योंकि अंग्रेज देखने तो आते थे कितना मिला। मान लिया उन्हें कर के रूप में 100 बोरियां मिली, तो उन्होंने बता दिया 50 ही मिली है, और वो क्या करते थे? अपना शोषण करते थे उसका। ठीक, तो इस तरह से। तो इस समय गवर्नर कौन थे? कॉर्नवालिस थे। देखिए 10 वर्षों के लिए लागू, पहले 10 वर्षों के लिए लागू किया गया। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, बनारस तथा कर्नाटक के कुछ भागों में। लगभग देश के 19% हिस्से में लागू किया गया। याद रखेंगे, लगभग कितने? 19% हिस्से में लागू किया गया। अब देखिए पहले, अब क्या कहेगा कि पहले 10 वर्ष का था ना, तो 1793 में इसे क्या कर दिया गया? 10 वर्ष से हटाकर इसे स्थायी कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। इसीलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त रखा गया। ठीक, अब देखिए लगान इसकी क्या होती थी? उपज का 10/11 भाग। मतलब अगर उपज में 100 बोरियां, ठीक है, 10/11 भाग, 100 बोरियों में से 10 बोरी क्या होती थी? ब्रिटिश सरकार को दी जाती थी, और एक बोरी कौन? जमींदार अपने पास रखता था। तो देखिए जमींदार क्या करते थे? होशियार होते थे वो। जैसे मान लिया कि 100 बोरी लेकर बताया 50 बोरी मिली है, तो उसमें अंग्रेज देखने तो आते नहीं थे ना। तो इस तरीके से जमींदार बहुत ही प्रॉफिट में होते चले गए इसके बाद। ठीक, अब चलिए देखिए उसके बाद क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या थी कि इन्होंने क्या किया कि जो ये जमींदार थे इनको खत्म कर दिया। देखिए प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर लागू। ये क्या था? इसमें बिचौलियों को खत्म किया गया। जमींदार जो थे और बिचौलिए जो थे, जो कि कर वसूलते थे और अपनी मनमानी करते थे, तो उनको हटा दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक, इसके सबसे पहले कहाँ लगाया गया? देखिए 1792 में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ? तमिलनाडु के 12 महल में। याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में सबसे पहले कहाँ? तमिलनाडु के 12 महल में। और इसके जनक कौन है? देखिए जनक कौन है? टॉमस मुनरो या फिर रीड, जिसका जो भी आपको ऑप्शन में दिखता है उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये व्यवस्था किस पे निर्धारित थी? किस पे आधारित थी? तो ये व्यवस्था डेविड रिकार्डो के नियमों पर आधारित थी। ठीक, सबसे पहले कहाँ लगाई गई? ये 1820 में मद्रास में, और 1825 में मुंबई में लागू की गई। देखिए संपूर्ण भारत के लगभग 51% हिस्से पर ये लागू की गई थी। संपूर्ण भारत के लगभग 51% हिस्से पर इसे लागू किया गया था। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ये चौथा है महालवाड़ी व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? महाल का अर्थ क्या होता है? गांव। ठीक, जनक कौन थे? होल्ट, मैकेंजी। लागू कहाँ कहाँ किया गया? अवध, पंजाब, आगरा व मध्य प्रांत में ये लागू किया गया। देश के लगभग कितने हिस्से में? 30% हिस्से में लागू हुआ। देखिए ये व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था में सर्वप्रथम जमीनों का नक्शा तैयार किया गया। देखिए याद रखेंगे सबसे पहले जमीनों का नक्शा किस में तैयार किया गया? तो महालवाड़ी व्यवस्था में तैयार किया गया था। ठीक, किसने तैयार किया था? मार्टिन बर्ड ने। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मार्टिन बर्ड को। इसीलिए इन्हें उत्तर भारत का भू राजस्व व्यवस्था का जनक बोलते हैं। भू राजस्व व्यवस्था का जनक उत्तर भारत में कौन है? तो मार्टिन बर्ड। याद रखेंगे मार्टिन बर्ड क्या है? भू राजस्व व्यवस्था के जनक हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महलवाड़ी
में कितने परसेंट हिस्सा जो भारत का लागू हुआ था, तो मालवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% हिस्से पे लागू होता है। सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ था कि नक्शे बनाने, मतलब हर किसी के खेत के जमीन के नक्शा तैयार किया गया, एक मैप तैयार किया गया कि हाँ भैया ये आपका खेत है, ठीक है, जैसे अभी इस समय चल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले नक्शा बनाने का कार्य किसमें हुआ, मालवाड़ी व्यवस्था में। चलिए अब देखते हैं क्या सामाजिक तथा धार्मिक कारण। सामाजिक तथा धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं, इनके बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण या धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाज़त दी गई। जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाइयों का प्रचार करते थे, उनको भारत आने की निमंत्रण दिया गया कि आओ भैया आप आ सकते हो, आपको इजाज़त है। दूसरा क्या है कि 1830 में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को धर्म परिवर्तित कराने की इजाज़त, ठीक, मतलब कि वो किसी से धर्म परिवर्तित करवा सकते थे, उसकी इजाज़त दी गई। अगला था कि 1829 में रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1829 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें क्या हुआ, सती प्रथा का अंत किया गया। किसके द्वारा, याद रखेंगे सती प्रथा का अंत कब, 1829 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके द्वारा, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। देखिए ये काम तो अच्छा किया था उन्होंने, अंग्रेजों ने जो सती प्रथा का अंत किया था, मगर जो भारत के ये संस्कृति थी इसको उन्होंने खत्म कर दी। वैसे अच्छा काम किया था, मगर फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया, उसके बाद भी वो उनका विरोध करने लगे थे 1857 की क्रांति में, ठीक। दूसरा है 1850 में धार्मिक नियोक्ता एक्ट। जो 1850 में धार्मिक नियोक्ता एक्ट आया था, उसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित करेगा उससे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या था, जो हिंदू या मुस्लिम थे उन्हें क्या करते थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित करते थे, क्योंकि ये अंग्रेज थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो पहले क्या होता था, उनको जो पैतृक संपत्ति नहीं दी जाती थी, मगर अब पैतृक संपत्ति की इजाज़त भी दे दी गई थी, जिससे क्या हुआ कि लोग ईसाई में परिवर्तित ईसाई धर्म अपनाना शुरू करते थे, उनको लालच दिया जाता था, ठीक। देखिए अगला क्या था कि 1856 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि विधवा विवाह को इजाज़त मिली। देखिए पहले विधवा विवाह होता नहीं था। क्या होता था कि जो विधवा हो जाती थी, जिनका पति मर जाता था, उन्हें क्या होता था, अपने आप से आग में, उनके चिता में बैठ जाना होता था, इसको सती प्रथा बोलते थे, ठीक। तो पहले सती प्रथा का अंत हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सती प्रथा बंद होने के बाद विधवाएं मतलब कि जी सकती थी, मगर उन्हें दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक। तो इसकी इजाज़त दी गई कब, 1856 के रेगुलेशन एक्ट के तहत। किसके द्वारा प्रयासों से, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी द्वारा इजाज़त दी गई थी। तो याद रखेंगे जो विधवा विवाह है उस किसके प्रयास द्वारा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा, और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये थे आपके सामाजिक या धार्मिक कारण। अब अगला देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या थे, देखिए सबसे पहली बात देखते हैं सैनिक कारण के बारे में। सैनिक कारण 1806 में क्या हुआ था, मैसूर के वेल्लोर के निकट सैनिकों का प्रथम विद्रोह हुआ था। जैसे पूछते हैं कि सैनिकों का प्रथम विद्रोह कब हुआ, तो कहाँ हुआ, तो 1806 में। कब हुआ, मैसूर के वेल्लोर में। किस लिए, देखिए उन्होंने कहा था कि धर्म सूचक चिन्हों को धारण नहीं करना है। मतलब अंग्रेजों ने कहा कि धर्म सूचक चिन्हों को धारण नहीं करना, मतलब क्या कि जैसे कि आप हिंदू हो तो आप ओम नहीं लिखा सकते, 786 है, मुसलमान नहीं लिखा सकते, दाढ़ी नहीं लिखवा सकते हैं बड़ी बड़ी, है ना। तो इस तरीके से मतलब उनको आहत पहुंचाई गई उनके धर्म के खिलाफ, ठीक। तो इसलिए वो क्या हो गए, आक्रोश हो गए, ठीक। अगला है कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 आया। इसमें क्या कहा गया कि कैनिंग द्वारा लाया गया था इसमें। तो इसमें कहा गया सैनिकों को क्या है, समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, और जो कि क्या था कि भारतीयों के खिलाफ था, वो समुद्र के पार नहीं जाते थे, तो उनको समुद्र पार जाने के लिए जबरदस्ती विवश किया जाता था, ठीक। तो इसलिए भी वो उनसे चिढ़े हुए थे अंग्रेजों से, और यही कारण था सैनिक कारण कि उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगला देखते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या हो सकता है, देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें सर्वप्रथम शिक्षा के, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, मगर खर्च नहीं की गई थी, ठीक, मगर खर्च नहीं की गई थी। एक आया था चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, इससे भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, ठीक। और ये कब आया था, डलहौजी के समय में आया था 1854 में। तो याद रखेंगे कि चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब आया, तो डलहौजी के समय में आया था। इसे क्या बोलते हैं, भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक। तो ये थे प्रशासनिक कारण। अब चलते हैं अगला तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, आपने सुना भी होगा। देखिए दिसंबर 1856 में क्या हुआ, सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर कौन सी नई एनफील्ड राइफल बदल दी, ठीक। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले देखिए याद रखना कि सबसे पहले जो एनफील्ड राइफल थी उनका प्रयोग कब किया गया, तो दिसंबर 1856 में, ठीक, 1856 में किया गया। देखिए ये राइफल क्या थी, देखिए कलकत्ता के दमदम शस्त्रागार था, कहाँ, कलकत्ता में। वहाँ अफवाह फैला दी गई कि नई इनफील्ड राइफल जो थी उसमें चर्बी लगी, किसकी, गाय और सुअर की। देखिए गाय क्या है, हिंदुओं की पवित्र
माता है, ठीक, माता मानते इसको, और सुअर मुस्लिम परहेज करते हैं, ठीक, वाले कारतूस का प्रयोग हो रहा है। उन्हें क्या अफवाह उड़ाई गई, वैसा यहाँ पे नहीं था, दमदम शस्त्रागार में ऐसा नहीं था, मगर उन्हें अफवाह फैलाई गई। देखिए ये कहाँ पे था, तो जो एक था बुलिच शस्त्रागार, ये बंगाल में पड़ता, वहाँ पे चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हो रहा था, ठीक, वहाँ पे केवल अफवाह फैलाई गई थी और यहाँ पे हो रहे थे, ठीक। अब क्रांति की प्रथम घटना क्या थी, क्रांति की प्रथम घटना देखते हैं। तो क्रांति की प्रथम घटना क्या थी, वास्तव में क्रांति 31 मई को प्रारंभ होनी थी, ठीक, इसकी डेट निर्धारित की गई थी कब, इस 31 मई, मगर यह शुरुआत कब हो जाती है, देखिए 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी का सिपाही मंगल पांडे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस की बात पर गोली चला दी, ठीक। देखिए इस छावनी का हेड कौन था, कमांडर कौन था, हैरिस कमांडर थे, और उसकी गोली से क्या होता है, लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट की मृत्यु हो जाती है, उसकी गोली से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं जो मंगल पांडे थे कहाँ से थे, तो यूपी के बलिया से। इन्हें फांसी कब दी जाती है, तो 8 अप्रैल 1857 को इनकी फांसी हो जाती है, ठीक। याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन है, तो मंगल पांडे, सबसे पहले शहीद होने वाला कौन है 1857 क्रांति के लिए, तो वो मंगल पांडे ही थे। अब देखिए क्रांति का प्रारंभ क्या था, उसके हिसाब से क्या था, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्रांति का प्रारंभ क्या था, 10 मई 1857 से मेरठ की छावनी से ये शुरू हो जाता है, और वहाँ का जनरल कौन था, डेविड था, ठीक। इसमें क्या हुआ कि 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और वहाँ का जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर, उसको सम्राट घोषित कर दिया, कि उन्होंने जो ये सैनिक थे, ठीक, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और वहाँ के जो मेन लीडर थे किसको बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, याद रखेंगे, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। अब देखते हैं विद्रोह का प्रतीक क्या था, रोटी व कमल का फूल। देखिए विद्रोह का जो प्रतीक, हर चीज का एक प्रतीक होता है, ये रोटी और कमल का फूल दिखाकर अपना जान पहचान करते थे कि हाँ भैया हम भी इसमें शामिल हैं, ठीक। अब देखिए एक थे माइकल रसेल, ठीक, माइकल रसेल थे, ये कहाँ के थे, लंदन टाइम्स जो पत्रकार हैं, ठीक, अखबार है, उसके पत्रकार थे, जिन्होंने क्या किया था, इसको लाइव देखा था, इस क्रांति को पूरा लाइव देखा, किसने, माइकल रसेल ने, ठीक। अब देखिए विद्रोह पर एक पुस्तक थी, जो पहली पुस्तक थी, प्रथम पुस्तक, अगर पूछा है कि 1857 की क्रांति के कहे पहली पुस्तक कौन सी है, तो मांझा प्रवास, किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा, ठीक, मांझा प्रवास थी किसके द्वारा, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई थी, ठीक। अगला है कि पेंटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए पेंटिंग, चित्र, ठीक, तो पेंटिंग, एक पेंटिंग है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, किसके द्वारा बनाई गई है पेंटिंग, टॉम्स बार्कर द्वारा। इस चित्र में कैंपबेल को विजेता दिखाया गया, मतलब जो कैंपबेल हैं, जो सैनिक थे, कर्नल थे एक हिसाब से अंग्रेजों के, तो उनको विजेता दिखाया गया। एक थी इन मेमोरिया, किसके द्वारा लिखी गई, जोसेफ नायन पटेल द्वारा। इसमें क्या गया, अंग्रेज की एक महिला थी जो कि जिससे भयभीत होने का चित्र बनाया गया था, ठीक। एक और घटना देखते हैं, सती चौरा की घटना। देखिए सती चौरा घटना क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। कानपुर 1857 में हुई थी। देखिए जब नाना साहब थे, उन्होंने अंग्रेजों को कैद कर लिया था, तो उन्हें छोड़ने के लिए कहा था, मगर नाना साहब ने छोड़ा नहीं था, उन्हें मार दिया था, धोखे से मार दिया था। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति का कलंक। देखिए क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का कलंक किस घटना को बोलते हैं, तो सती चौरा घटना को। कब हुआ था, 1857 में कानपुर में, ठीक, याद रखेंगे। नाना साहब द्वारा अंग्रेजों को छोड़ने की बात कही गई थी, मगर उन्हें छोड़ते नहीं, उन्हें धोखे से मार देते हैं, इसीलिए इसको कलंक बोलते हैं। अब देखते हैं विद्रोह और स्थान तथा उनके नेतृत्वकर्ता, कहाँ से किसने नेतृत्व किया और किस अंग्रेज ने उसको दमन किया, दबाया उसको, ठीक। तो इसके बारे में हम देखते हैं बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहला दिल्ली देखते हैं, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, ठीक। यहाँ पे अंग्रेज कौन थे जिन्होंने इसको दबाया, तो जॉन निकोलस, जिनकी मृत्यु जाती है इसी समय, और हेडसन, उसके बाद हेडसन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अवध। अवध से पता होगा बेगम हजरत महल, ठीक। बिरगिस खान इसका जो बेटा था, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल द्वारा इसे दबा दिया जाता था। मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, और फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमद उल्ला। देखिए इनको क्या बोलते थे, डंका शाह के नाम से जाना था, इतिहास में डंका शाह के नाम से किसको जाना था, तो याद रखेंगे मौलवी अहमद उल्ला को। इनका जो विद्रोह था उसे कैंपबेल ने दबाया था। अगला है बड़ौद परगना से साहूमल थे जिन्होंने विद्रोह किया। छोटा नागपुर से आदिवासी गोनू थे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर व अमर सिंह। देखिए कुंवर सबसे बुजुर्ग थे और इन्हें कभी अंग्रेज हरा नहीं पाए थे, ठीक। याद रखेंगे कभी ये परास्त नहीं हुए थे, इन्होंने अंग्रेजों को बहुत बार हराया, ठीक। तो यहाँ से कौन, विलियम टेलर और विसेंट आयर थे।
कानपुर से कौन थे? नाना साहब तांत्या टोपे थे। यहाँ भी कैंपबेल ने इनको दबाया था, इनके विद्रोह को। अगला है इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, इन्होंने कर्नल नील इनके विरोध को दबाया था। ठीक। अगला है रुहेलखंड से कौन थे? खान अब बहादुर खां जी थे। ठीक है। अब झांसी की बात करते तो रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे थे। इसे कौन थे वहाँ पे? जनरल हीरोज। ठीक। उड़ीसा से राजकुमार सुरेंद्र साई थे, और कोटा से, जो राजस्थान का कोटा है, वहाँ से लाला जयदयाल और हरदयाल थे। ठीक। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। इतिहासकारों के मत क्या थे? तो देखिए पहले कुछ इतिहासकार हुए, उनके मत देखते हैं। देखिए LER रीज ने क्या कहा? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध है। उनका कथन क्या था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध है। दूसरे थे बेंजामिन डिजरौली, इन्होंने क्या कहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह ना था, सैनिक विद्रोह नहीं था। ठीक। अगले थे कि RC मजूमदार, इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला है सीले ने क्या कहा? यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं? यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। और TR होम्स का क्या कथन था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। VD सावरकर कहते हैं यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। अगले हैं जो दो इतिहासकार हैं, जेम्स आउटरन व W टेलर, इन्होंने क्या कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। मतलब हिंदू मुसलमानों ने षड्यंत्र करके अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ा था। अच्छा, कुछ पुस्तकें देख लेते हैं 1857 के विद्रोह की पुस्तकें, उनसे संबंधित, जो कि बाद में लिखी गई हैं। तो कौन सी पुस्तक किसने लिखी, ये अब कभी बार आ सकता है। पहला पुस्तक था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, किसके द्वारा लिखी गई? VD सावरकर द्वारा। अगला है द पीजेंट एंड द राज, किसके द्वारा? एरिक थॉमस स्टोक्स द्वारा लिखी गई। अगला 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, किसके द्वारा? अशोक मेहता द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यह किसके द्वारा? RC मजूमदार द्वारा। अगला है सिविल रिबेलेशन इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 1862 तक, शशि भूषण चौधरी द्वारा। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई? जॉन विलियम काय द्वारा। अगला है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1862, ये किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल द्वारा। नेक्स्ट है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई? सर सैयद अहमद खां द्वारा। अगला है द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, किसके द्वारा? HP चट्टोपाध्याय द्वारा। नहीं देते इसके परिणाम क्या हुए? तो थोड़ा सा बस लास्ट वीडियो बचा है, इसके 6 परिणाम देख लेते हैं। इसके परिणाम क्या हुआ, मतलब इसके बाद क्या सुधार किया गया अंग्रेजों द्वारा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? पहला सुधार क्या था कि इस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों छीनकर प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब क्या, पहले कंपनी इस पर राज करती थी भारत पे, अब वो खुद स्वयं देखेंगे। ठीक। दूसरा है इस विद्रोह के बाद भारत के अंग्रेज अधिकारी का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जैसे जनरल कर्नल थे, उसके बाद वायसराय हो गया। वायसराय का अर्थ क्या होता है? क्राउन का प्रतिनिधि। ठीक। अगला है कैनिंग ने इस विद्रोह के बाद 156 सनद जारी की व राजाओं के जो दत्तक पुत्र लेने की प्रथा थी उसको अधिकार दे दिया गया। जो कि दत्तक पुत्र द्वारा हड़प नीति था उसे खत्म करके दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया गया। अगला है 1858 से 1935 तक ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के साथ अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। मतलब अधीनस्थ मतलब क्या होता है? साथ की, बराबर की नीति अपनाई कि हाँ अब भी बराबर हो। ठीक, ये चीज़। अगला है कि इस विद्रोह के बाद 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि अंग्रेज भारत में सीमा विस्तार की नीति को त्याग देंगे और धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब क्या करेंगे? सीमा जो विस्तार करते थे उसको त्याग देंगे और धर्म भेदभाव की नीति नहीं करेंगे। ठीक। नेक्स्ट था इस विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक अंग्रेज सैनिक के मुकाबले 3 भारतीय सैनिक रखने की बात की गई। देखिए पहले क्या था कि सेना में केवल अंग्रेजी सैनिक ही ज़्यादातर भर्ती होते थे, मगर अब क्या कहा गया? अगर एक अंग्रेजी होगा तो 3 भारतीयों को भर्ती करना पड़ेगा। तो ये थे पूरा 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर PDF चाहिए इसकी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको PDF जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू। और अगर